नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय आर्थिक विकास का पार्ट 1, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न थे वह मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश द्वारा डैश नीति के कारण भारतीय हस्तशिल्प का पतन हुआ। ब्रिटिश सरकार की ऐसी कौन सी नीति थी जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प जो है उसका पतन हो गया था। ए है भेदमूलक प्रशुल्क, सोशल प्रशुल्क, आय पर ऊंची कर दर। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विभेदमूलक प्रशुल्क। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, ब्रिटिश ने भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य डैश को शुरू किया। क्या शुरू किया था ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए? तो देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत में क्या किया था, रेलवे को उसने बढ़ावा दिया था ताकि रेलवे के माध्यम से कच्चे माल और तैयार माल की आवाजाही जो है उसको सुगम बनाया जा सके। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का आधे से अधिक व्यापार किस देश के साथ होता था। ठीक है, जब ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन था तो उस समय भारत का आधे से अधिक व्यापार जो था वो किसके साथ होता था, तो वह होता था हमारा किसके साथ, इंग्लैंड के साथ। ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, भारत से ब्रिटिश को किए गए व्यापार में डैश के खुलने से वृद्धि हुई। ठीक है, भारत सरकार से जो ब्रिटिश सरकार व्यापार कर रही थी तो किसके खुलने से उसमें वृद्धि हुई थी, सुएज नहर, पनामा नहर, लोकटक झील या फिर स्विस बैंक। तो देखिए इसका सही आंसर है ए, सुएज नहर ने जो है भारत और इंग्लैंड के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन भारत को एक डैश प्रदायक के रूप में प्रयोग कर रहा था। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था हमारे यहाँ, वो भारत को किस तरह प्रयोग कर रहा था, स्थायी पूंजी के लिए, कच्चे माल के लिए या फिर सामंत अर्थव्यवस्था के रूप में। तो इसका सही आंसर है कच्चा माल। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन जो है भारत को सिर्फ कच्चा माल प्रदायक समझता था, कच्चा माल प्रदान करने वाला समझता था। प्रश्न नंबर 6, औपनिवेशिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारत का आर्थिक विकास कैसा रहा। जब हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस समय आर्थिक विकास कैसा रहा था, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, मध्यम वर्गीय या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए, ब्रिटिश शासन के समय जो भारत का आर्थिक विकास है वह कैसा था, निम्न स्तरीय था, लो क्वालिटी का था। ठीक है, स्तर उसका अच्छा नहीं था। आगे, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के लोगों तथा यहाँ की सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था। अब भारत में अंग्रेज नहीं आए थे तब यहाँ की सरकार और लोगों का जो मुख्य आय का स्रोत था वह क्या था, उद्योग था, कृषि था, खनन था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, ब्रिटिश शासन से पूर्व भारत के लोगों तथा यहाँ की सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था, कृषि था, खेती था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान किसके राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय संबंधी अनुमानों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भारत में ब्रिटिश सरकार थी तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का अनुमान इन सभी ने किया था। तो ये कहा जाता है कि किसके अनुमानों को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर VKRV राव के अनुमानों को सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवर्धित दर जो है वो कितनी रही थी। ठीक है, 20वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी तो उस समय राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवर्धित दर हमारी क्या थी, 1% से कम, 8%, 4% या 2% से कम। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 2% से कम। प्रश्न नंबर 10 है, अंग्रेजी शासनकाल में कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का प्रमुख कारण क्या था। कृषि क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र बनता जा रहा था उसका क्या कारण था, दूषित भूव्यवस्था प्रणाली, धन की कमी, अच्छे बीजों की कमी, उपरोक्त सभी। देखिए, प्रमुख कारण तो दूषित भूव्यवस्था प्रणाली था, क्योंकि ये प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी, जमींदारी प्रणाली। लेकिन ये सब भी उसके कारण थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। देखिए, जो टाटा आयरन कंपनी है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1907 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। इनमें से कौन सा उद्योग ऐसा है जिसकी स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा,
पर्सन उद्योग जो है उसकी स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सुएज नहर भारत और डैश के बीच राजमार्ग के रूप में प्रयुक्त हुई? अफ्रीका, चीन, मिस्र, इंग्लैंड। देखिए भारत का जो व्यापार है वह आधे से ज़्यादा जो है इंग्लैंड के साथ में हो रहा था, इसलिए जो सुएज नहर थी वो भारत और इंग्लैंड के बीच जो है एक राजमार्ग के रूप में प्रयुक्त हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है हमारा, भारत में पहली नियमित दशकीय आधारित जनगणना कब हुई थी? देखिए यदि देखा जाए तो भारत में पहली जनगणना जो है वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन यदि हमसे एक आ जाए कि पहली नियमित दशकीय आधारित जनगणना कब हुई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1881 में। चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 मेरा 2 बार हो गया है, 2 प्रश्न आ गए इसमें। सन 1921 से पूर्व भारतीय जनांकीय संक्रमण के डैश सोपान में था? जो भारत है तो 1921 से पूर्व जो भारत है वो जनांकीय संक्रमण के कौन से सोपान में था? प्रथम सोपान में था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत में साक्षरता दर कितनी थी? देखिए जब ब्रिटिश सरकार का भारत में शासन था उस दौरान भारत में साक्षरता दर कितनी थी? 8% से कम, 16% से कम, 10% से कम या 25%? तो इसका सही आंसर है हमारा बी, 16% से कम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देश में किसी व्यक्ति के संभावित जीवन आयु को क्या कहा जाता है? आयु अनुमान, आयु कल्पना, जीवन प्रत्याशा या इनमें से कोई नहीं? देखिए किसी व्यक्ति के जीने की जो संभावित आयु होती है उसको जीवन प्रत्याशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है किसी देश में रहने वाले लोगों की जीवन जीने की एक न्यूनतम आयु, औसत आयु जो है उसे कहा जाता है। प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं पर मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहते हैं? शिशु जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं पर मर जाने वाले शिशुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा। 18 अंग्रेजों ने भारत में रेलों का आरंभ कब किया? 57, 56, 54, 50? तो देखिए भारत ने अंग्रेज़ों ने भारत में रेलों का आरंभ 1850 में किया था, लेकिन पहली रेल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे तक चली थी। अगला प्रश्न है हमारा, पहली रेल भारत में किन 2 शहरों के बीच चली? अभी मैंने आपको बताया कि 1853 में पहली रेल मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, स्वतंत्रता के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी? अभी मैंने आपको बताया था कि जीवन प्रत्याशा का अर्थ होता है एक व्यक्ति के जीवन जीने की सामान्य आयु किसी देश में। तो स्वतंत्रता के समय जो ये आयु थी वो थी 32 वर्ष। तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष माना जाता है? तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान 1921 को जो है महाविभाजन वर्ष के तौर पर माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 से हमारा, सुएज नहर कब खोली गई थी? 1867, 68, 69 और 70? तो इसका सही आंसर है हमारा सी, 1869 में जो है सुएज नहर खोली गई थी। भारत में हस्तशिल्प के पतन का क्या कारण था? क्या कारण था हस्तशिल्प के पतन का? मांग के स्वरूप में परिवर्तन, मशीनों से प्रतियोगिता, ब्रिटिश शुल्क प्रशुल्क नीति, उपरोक्त सभी? तो देखिए ये भी था, ये भी था, ये भी था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि मांग के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ, मशीनों से प्रतियोगिता भी करनी थी और ब्रिटिश प्रशुल्क नीति भी ऐसी थी। ये हमने प्रश्न नंबर 1 में भी पढ़ा था। डैश खेती का वह रूप है जिसमें परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसलों का उत्पादन किया जाता है? निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, जैविक कृषि या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए खेती का वह रूप जिसमें जो है परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल का उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निर्वाह कृषि कहा जाता है। और व्यापारिक कृषि क्या होती है? जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितने समय तक कब्जा रहा? जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारत पर कितने समय तक कब्जा रखा था? 100 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष, 200 वर्ष? तो देखिए जो ब्रिटिश शासन था उसका हमारे देश पर जो कब्जा था वो पूरे 200 वर्ष तक रहा था। और 200 वर्ष में इन्होंने भारत में आर्थिक विकास के लिए जो भी कार्य किए थे वह भारत को सोचकर नहीं किए थे, अपितु उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही किए थे। तो देखिए यहाँ हमने केवल 10 मिनट में पाठ 1 के 25 प्रश्नों को कर लिया है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे वाले पाठों के वीडियोस भी आपको समय अनुसार मिल सके।